अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है हम सेक्शन 59 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एक टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यानी मुनासिब अदायगी। ठीक है जी। तो उस टॉपिक के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 59, 60 और 61। तो आज हम तीनों ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 59 की हेडिंग कुछ इस तरह से है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज़ इंडिकेटेड। मतलब कि भाई एक बंदा दूसरे बंदे से बहुत सारे जो है कर्ज़े लेता है, डेब्ट लेता है। तो इसमें क्या होता है कि वो मतलब उसे 4 कर्ज़े लेता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसको कि ए जो है वो बी से मतलब 3 कर्ज़े लेता है। ठीक है, एक 15,000 रुपये का, एक 25,000 रुपये का और एक 40,000 रुपये का। अब 15,000 रुपये का जो कर्ज़ा उसने लिया है उसको वो देना है 2 जुलाई को, और जो 25,000 रुपये वाला कर्ज़ा उसने लिया है वो उसको देना है 15 जुलाई को, और जो 40,000 रुपये का उसने कर्ज़ा लिया है वो उसको देना है 26 तारीख को। यानी पेमेंट करनी है, पे करना है क्रेडिटर को जो कर्ज़ा उसने लिया था। तो एक तो एक्सप्रेसली है इस सेक्शन के मुताबिक कि वो एक्सप्रेसली बता दे कि भाई ये जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ ये फ़िलहाल वाले कर्ज़े के लिए है, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो क्लियरली बता दें कि भाई ये जो पेमेंट की गई है ये फ़िलहाल डेप्ट के लिए या फ़िलहाल कर्ज़े के लिए है। तो एग्जाम्पल में क्या आता है कि अगर वो 15,000 रुपये देता है और वो एक्सप्रेसली मेंशन करता है कि भाई ये जो मैंने आपसे 15,000 रुपये लिए थे ये उसकी पेमेंट है जो मुझे आपको 2 तारीख को देनी थी। या फिर वो उससे 25,000 रुपये लेता है और वो उसको एक्सप्रेसली बता देता है कि भाई जो 25,000 रुपये मैंने आपसे लिए थे जो मुझे 15 तारीख को देने थे मैं अभी दे रहा हूँ इसको। या फिर वो 40,000 रुपये जो उसने लिए थे तो वो उसको 40,000 रुपये दे के कहता है कि भाई जो 26 तारीख को मुझे पेमेंट देनी थी आपको वो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया एक्सप्रेस कंडीशन। एक होती है इम्प्लाइंग कंडीशन जिसके अंदर हालात को या उन केसेस को देखा जाता है। कैसे कि अब उसके 3 डेप्ट हैं, वो एक्सप्रेसली से नहीं बताता लेकिन वो 40,000 रुपये उस बंदे को भेज देता है। तो सामने वाला बंदा जो क्रेडिटर है वो ये समझ जाता है, उस 40,000 रुपये से समझ जाएगा कि भाई ये जो 40,000 रुपये इसने मुझे दिए हैं वो 40,000 रुपये जो इसने लिए थे मुझे जो 26 तारीख को देने थे उसके लिए पेमेंट है। तो यानी इसमें क्या हो गया कि एक इम्प्लाइंग कंडीशन, इम्प्लाइंग सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिससे सामने वाला बंदा समझ जाता है कि भाई ये जो पेमेंट मुझे की जा रही है वो फ़िलहाल कर्ज़े के लिए है। अगर उसने 25,000 रुपये से उसे भेजे तो क्रेडिटर को ये समझ जाना चाहिए कि भाई ये 25,000 रुपये जो उसने भेजे हैं वो जो 15 तारीख को उसको पेमेंट देनी थी 25,000 रुपये की उसके लिए हैं। तो सेक्शन 59 ये कहता है कि भाई कि एक बंदा किसी दूसरे क्रेडिटर से यानी डेप्टर जो है वो क्रेडिटर से बहुत सारे कर्ज़े लेता है, तो उनकी पेमेंट करने के लिए वो करता है एक तो एक्सप्रेस वे में, दूसरा इम्प्लाइंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। एक्सप्रेस वे में मैंने आपको बता दिया कि वो उसको मेंशन करेगा क्लियरली उस पेमेंट को और क्लियरली उस डेप्ट को कि भाई इस डेप्ट के लिए ये पैसे मैं दे रहा हूँ आपको। एक तो ये कंडीशन। दूसरी होती है इम्प्लाइंग सर्कमस्टांसेस, यानी हालात को देखते हुए, एक्शन को देखते हुए हमें समझ जाना चाहिए कि भाई इस डेप्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है डेप्टर। और अगर क्रेडिटर जो है वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी 25,000 रुपये की पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है या 40,000 रुपये की पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, इन दोनों कंडीशन में, तो फिर क्या होता है कि वो क्रेडिटर उस पेमेंट को उसी तरह से ही अप्लाई करेगा। ठीक है ना, उसी तरह से ही अप्लाई करेगा। ऐसे नहीं कर सकता कि भाई जो 25,000 रुपये तुमने भेजे हैं मुझे वो 15,000 रुपये में जो तुम्हारी जो पहली डेप्ट थी उसके लिए देता हूँ और 10,000 रुपये जो तुम्हारी दूसरी डेप्ट है उसके लिए मैं जमा करा देता हूँ। नहीं, अगर वो 25,000 रुपये उसने एक्सेप्ट कर ली है तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 जो डेप्ट उसने ली थी उसके लिए अप्लाई करेगा वो। तो सेक्शन 59 सिर्फ यही कहता है। अब आते हैं सेक्शन 60 पर। अब सेक्शन 60 जो है उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। सेक्शन 59 के अंदर क्या था कि भाई डेब्ट को जो डिस्चार्ज कर रहा था बंदा, यानी जो पेमेंट कर रहा था, तो वो एक्सप्रेसली बता रहा था सामने वाले बंदे को कि भाई इस पेमेंट, ये जो पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ ये इस डेब्ट के लिए है, ये इस कर्ज़े के लिए है। ठीक है। या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस यानी कुछ ऐसे हालात थे जिनकी वजह से वो क्रेडिटर जो था, जो जिसने पैसे दिए थे, वो समझ जाता है कि भाई हाँ ये जो पेमेंट आई है ये इस डेब्ट के लिए है। तो ये था सेक्शन 59 के अंदर। अब सेक्शन 60 के अंदर क्या आता है कि भाई यहाँ पर जो है बंदा वो पेमेंट भेज देता है क्रेडिटर को या पेमेंट दे देता है क्रेडिटर को, लेकिन वो जब पेमेंट देता है तो एक्सप्रेसली कुछ मेंशन नहीं करता कि भाई
किस डेप्ट को सेटिस्फाई आपको करना है, किस डेप्ट के लिए मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्रेडिटर के पास मतलब वो सर्कमस्टांसेस भी नहीं होते जिससे वो समझ सके कि हाँ भाई ये जो पेमेंट दी गई है फ़िलहाल वाली डेप्ट के लिए दी गई है, ठीक है। तो जब वो पेमेंट लेगा क्रेडिटर, तो उसको अपने मुताबिक सेटिस्फाई कर सकता है किसी एक डेप्ट को, चाहे भले फिर कोई कानून जो है कानून के मुताबिक वो उस डेप्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो भी उस डेप्ट को वो सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसके अंदर क्या है कि ए जो है वो बी से 4 डेप्ट लेता है 20-20 हज़ार रुपये की, ठीक है, 20-20 हज़ार रुपये के। अब एक जो उसने 20 हज़ार रुपये डेप्ट ली वो 2 जुलाई को सेटिस्फाई करनी है, दूसरी जो उसने 20 हज़ार रुपये डेप्ट ली वो उसको 8 तारीख को जो है सेटिस्फाई करनी है, तीसरी जो उसने डेप्ट लिया 20 हज़ार रुपये का वो उसको 16 तारीख को जो है पेमेंट करनी है उसकी, और चौथी जो डेप्ट उसने ली 20 हज़ार रुपये की वो उसको 26 तारीख को सेटिस्फाई करनी है। लेकिन क्या करता है डेप्टर, क्या करता है, पेमेंट भेज देता है किसको, क्रेडिटर को 2 तारीख पे क्रेडिटर को पेमेंट भेज देता है। वो एक्सप्रेसली कुछ मेंशन नहीं करता कि भाई किस डेप्ट को ये सेटिस्फाई करना चाहता है ये बंदा। वो मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस भी नहीं आ रहे कि भाई जिससे वो समझ सके कि हाँ यार ये पेमेंट इस वजह से इसके लिए है, इस डेप्ट के लिए है। तो क्रेडिटर जो है वो अपने मुताबिक किसी एक डेप्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे भले कोई कानून उसको ये करने की इजाज़त ना दे रहा हो। मतलब जो 26 तारीख वाली डेप्ट होगी तो वो लिमिटेशन के मुताबिक तो नहीं होती कि भाई आप इसको पहले रिकवर कर सको, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको 26 तारीख को रिकवर करनी है। लेकिन अगर क्रेडिटर ऐसा करता है तो वो गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि लॉफुल डेप्ट तो उसकी बनती है ना डेप्टर के ऊपर, वो तो उसको सेटिस्फाई करनी है। और जो डेप्टर है उसने पेमेंट भी भेज दी है लेकिन उसने कुछ कहा नहीं है, तो क्रेडिटर उस पेमेंट को खुद से सेटिस्फाई कर सकता है किसी एक डेप्ट को। मतलब वो चाहे 26 तारीख वाली डेट को सेटिस्फाई कर दे, या 2 तारीख वाली को, या 8 तारीख वाली को, या 16 तारीख वाली को। तो ये आता है सिर्फ क्रेडिटर के ऊपर, वो अपनी विल के मुताबिक, अपने पावर के मुताबिक किसी एक डेप्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, और कानून इसको रोकने की इजाज़त नहीं देता, मतलब इसको रोक नहीं सकता ऐसा करने से। तो सेक्शन जो है 60 ये कहता है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि भाई जो डेप्टर है वो क्रेडिटर को कुछ कहता नहीं है, कुछ बताता नहीं है कि भाई ये पेमेंट मैं आपको इस डेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए देता हूँ। तो क्रेडिटर जो है अपनी मुताबिक किसी एक डेप्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे भले वो उस टाइम पर उस डेप्ट को रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है ना, लॉ ऑफ लिमिटेशन के मुताबिक भले उसका वो टाइम नहीं हो, लेकिन फिर भी उस डेप्ट को सेटिस्फाई कर सकता है वो, ये सेक्शन 60 कहता है। अब आते हैं सेक्शन 61 पे, यानी सेक्शन 60 के बाद सेक्शन 61 पे आते हैं, जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह से, द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नेदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स। यानी दोनों पार्टी से किसी ने मुनासिबात तय नहीं की, ना ही डेप्टर ने ना ही क्रेडिटर ने, कि भाई आपको पेमेंट कैसे करनी होगी, इस डेप्ट की जो मैं आपसे ले रहा हूँ कितना आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ये भी तय नहीं किया गया। किस टाइम पर आपको किस डेट पर आपको ये पेमेंट करनी होगी, ये भी तय नहीं किया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक और चीज़ के ये कहा गया कि भाई 3 महीने या 4 महीने के बाद मैं आपको डेप्ट जो है वो दूंगा, या मुनासिब वक्त पे आपको डेप्ट दूंगा, जब मुनासिब वक्त हुआ, रीज़नेबल टाइम के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि पेमेंट जो है, मतलब ए ने क्या किया, बी से जो डेप्ट ली उसने ली 50-50 हज़ार रुपये की 2 डेप्ट ली उसने। अब उसने कहा कि मैं आपको रीज़नेबल टाइम के अंदर जो है पेमेंट कर दूंगा, इंटरेस्ट भी इसके ऊपर तय नहीं किया गया। अब क्या होता है कि 2 महीने के बाद जो है ए जो है बी को पेमेंट भेजता है 50,000 रुपये की। तो यहाँ पर जो चीज़ देखी जाएगी वो देखी जाएगी वक्त, यानी पेमेंट जो होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त के मुताबिक होगी। मीन्स यहाँ पर वक्त जो है वो फॉलो किया जाएगा, टाइम जो है उसको देखा जाएगा, नज़र के अंदर रखा जाएगा कि भाई इतने टाइम में इतना इंटरेस्ट बनता है इसका, और इतना टाइम जो है वो ये जो 50,000 रुपये इसने लिए थे किसी एक डेप्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर ये क्रेडिटर के ऊपर है कि वो कौन सी डेप्ट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। रीज़नेबल टाइम का कहा गया क्योंकि कुछ भी पहले तय नहीं किया गया, मुनासिबत एप्रोप्रिएशन तय नहीं की गई, तो भले फिर कोई कानून उसको इससे करने से रोके या ना रोके, तो भी क्रेडिटर उस डेप्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है वो, जितना वक्त उसे वक्त के हिसाब से होता है। तो यहाँ तक तो ये बात इतनी है।
उसके बाद दूसरा इसका जो कंडीशन आती है वो है, कहता है कि अगर 2 डेब्ट्स या 3 डेब्ट्स या 4 डेब्ट्स एक ही टाइम पर हों, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से 4 डेब्ट लेता है, ठीक है, एक 10,000 की, एक 15,000 की, एक 20,000 की, एक 40,000 रुपये की, मुख्तलिफ़ टाइम पे लेता है, लेकिन एक ही बंदे से लेता है और को जो कहता है कि भाई मैं आपको ये पेमेंट करूँगा एक ही डेट पर, यानी मैंने आपसे आज लिए हैं तो अगस्त की 15 तारीख को मैं आपको ये सारी पेमेंट करूँगा जो मैंने आपसे मुख्तलिफ़ डेट्स ली हैं, यानी 10,000 15,000 जो सारी जो दी हैं मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो बंदा उस बंदे को पैसे देता है, वो सारी पेमेंट एक साथ मिला के उसको दे देता है जितनी भी उसकी बनती है। उसको बोलता नहीं कुछ कि ये वाले इतने इसके हैं, ये वाले इतने इसके हैं, ये वाले इतने इसके, नहीं बोलता कुछ। एक कंडीशन के अंदर उसको सारे पैसे दे देता है और फिर क्रेडिटर जो है उस सारी पेमेंट को जिसका हिस्सा बनता है उस पेमेंट का, वो डेब्ट सेटिस्फाई करता जाता है। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन इंटरेस्ट, कि अगर किसी डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट वो रखता है तो उसको भी उसके मुताबिक उसको सेटिस्फाई करना होगा क्रेडिटर को, ठीक है ना। वो उस मुताबिक डिस्चार्ज कर सकता है पेमेंट को, मतलब जिसका जितना हिस्सा बनता है, जिस पेमेंट का जिस डेब्ट का जितना हिस्सा बनता है उसको उस डेब्ट को उसी मुताबिक उसी मुनासिबात के साथ ही उसको डिस्चार्ज करना होगा। मतलब ए ने उसको पेमेंट की, उसने सिर्फ पेमेंट ली, जो डेब्ट लिए वो 4 डेब्ट लिए, ठीक है, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, ये टोटल है 25,000 रुपये। ऊपर से इसने 30,000 रुपये का एक और डेब्ट लिया, इससे 55,000 रुपये हो गए। उसके बाद 10,000 रुपये और इसने उससे लिए, 65,000 रुपये हो गए। 65,000 रुपीज़ टोटल ही वो उसको देता है उस बंदे को, ठीक है ना। अब वो बंदा जो क्रेडिटर होगा वो पेमेंट जिस डेब्ट का जितना हिस्सा बनता है उसको उस डेब्ट को उस पेमेंट के मुताबिक डिस्चार्ज करेगा प्रोपोर्शनली, जिसका जितना हिस्सा बनता है। मतलब 10,000 रुपये का जो पेमेंट है उसको 10,000 रुपये से डिस्चार्ज करेगा, 15,000 रुपये की 15,000 डिस्चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो करेगा। लेकिन अगर उस डेब्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट है, मतलब 10,000 रुपये के ऊपर भी एक इंटरेस्ट रखा उसने, 15,000 रुपये के एक अलग इंटरेस्ट रखा, तो सारे डेब्ट के ऊपर उसने इंटरेस्ट रखा, तो इंटरेस्ट को वो भी इंटरेस्ट जो होगा उसको भी वो प्रोपोर्शनल तरीके से जो है वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब जिस डेब्ट के ऊपर जितनी इंटरेस्ट बनती है उतना ही इंटरेस्ट जो है वो डिस्चार्ज करेगा, ऊपर के साथ नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। मतलब 2% इंटरेस्ट रखा उसने 10,000 रुपये के ऊपर, तो वो 2% ही उसे जो है सेटिस्फाई करेगा 2% से। अगर उसने 10% रखा 10 रुपये पर जो 1,000 के ऊपर, तो उसको 10% के हिसाब से ही जो है वो उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सेक्शन 61 ये कहता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।